वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दीपक. दीपक गुड मॉर्निंग. ओके लेट्स स्टार्ट. हाँ राम नाल बोलिया अगर तू मैनू डरा देना है. ठीक है चलो. सो बेटा अज आप यूनिट 4 स्टार्ट करनी है. यूनिट 1 वॉज इंट्रोडक्शन. यूनिट 2 कंज्यूमर वाला था. यूनिट 3 वॉज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर, जिसमें मेरे करवाने वाले 2 चैप्टर्स थे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें मैंने बोला था सप्लाई वेटेज है नहीं है उसकी, तो हमने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है. मैंने लेकिन आपको बोला था कि आपने घर से पढ़ के आना है. आपको कोई डाउट है सप्लाई में? पढ़ के आए हो? सप्लाई देखा था. ठीक है तो सप्लाई चैप्टर में अगर कोई टॉपिक रिपीट यहां पे रिपीट करना है सप्लाई वाले में, वो बोलो, मैं पहले वो करवा देती हूं. नो ऑल ओके. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, बिकॉज ये दोनों चैप्टर सेम थे डिमांड जैसे. हालांकि सिर्फ दिमाग में सप्लाई करते हुए ये ध्यान रखना है, टाइम पीरियड का कंसेप्ट याद रखना है. मतलब जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करते हो, जब मैं पूछूंगी परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक, उसमें नेसेसिटीज एसेंशियल नहीं बोलना. याद आता है वो वाला पॉइंट? उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था कि वेरी शॉर्ट में बिल्कुल नहीं बदलेगी, शॉर्ट में थोड़ी सी, वो वाला बस कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंस है वहां पे. बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप एमटीपीज आरटीपीज भी देख रहे हो तो सप्लाई में से क्वेश्चंस आते नहीं है. एंड नाउ यूनिट 4, ये मेरे अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेकेंड चैप्टर रेवेन्यू है, वो भी आपको सेल्फ स्टडी करना है. ओके और उसमें से भी आपने मेरे से डाउट्स पूछने हैं. एंड चैप्टर नंबर 3 यूनिट 4 का डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस है, उसमें आपको याद होगा वो डिमांड एंड सप्लाई वाला पॉइंट है. चलो वो हम देख लेंगे अगर हमें कोई लगा कि हाँ हमें एक लेक्चर उसके ऊपर लगाना है, बट आज हमें ये मेन पार्ट करना है जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके सबसे पहला अगर आपको याद आता है, देन this is your first point and this is meaning and types of markets. तो यहां पे अगर आपको याद होगा ना, मार्केट्स को क्लासिफाई करने का बहुत तरीके हैं. सबसे पहले तो मार्केट क्या है, जिसमें बायर एंड सेलर आपस में कोई चीजों का एक्सचेंज करते हैं. जरूरी नहीं मिले, क्योंकि आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटीज है. तो मार्केट वो है, अब ये वो जगह है जहां पे एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई काम करेगी. एक्चुअल में चीजें खरीदी जाएंगी एंड एक्चुअल में चीजें बेची जाएंगी. फिर लेकिन इसके पहले पॉइंट में अगेन यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एंड दिस इज कि मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. तो पहले तो याद करो, मार्केट को क्लासिफाई करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. एरिया के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? अगर आपका सामान सिर्फ पटियाला में बिकता है तो वो लोकल मार्केट है. फिर पटियाला और आसपास की स्टेट्स ले लो, सिटीज ले लो, वो रीजनल है. फिर पूरे इंडिया में नेशनल है, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल है. फिर मैंने आपको यहां पे बोला था आपको ये याद करना पड़ेगा कि यहां कौन से प्रोडक्ट की कौन सी मार्केट है. लेकिन एक बात याद करना, मैंने ना आपको ये भी बोला था कि हालांकि आज के टाइम पे ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं लगती. जैसे अगर हम बोलते हैं लोकल मार्केट, पटियाला की मार्केट, हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो बल्की है, पेरिशेबल है, वो लोकल मार्केट में जाते हैं, हाँ या ना. लेकिन आजकल तो जो बल्की और पेरिशेबल वो इंटरनेशनल भी जा रहे हैं. नाउ टेक एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स. अब फ्रूट्स पेरिशेबल हैं, क्या वो सिर्फ पटियाला में ही बिक रहे हैं? ठीक है, नहीं, वो तो बाहर से हमारे पास इंपोर्ट भी हो रहे हैं. तो दिस इज ओनली बुक की नॉलेज, ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना. तो ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा. सबसे पहले तो लोकल मार्केट में आपको ये पेरिशेबल और बल्की याद करना है. रीजनल का मतलब क्या होता है? आसपास की सिटीज एंड आसपास की स्टेट्स. जनरली सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैव
रीजनल मार्केट, ये वाला एक तरीके की वो साड़ी होती है, ठीक है, एक तरीके का क्लोथ होता है जो आसपास की सिटीज में बिकता है, शायद असम वाला था ये। ओके, ये न्यू एग्जाम्पल आईसीआई ने डाली थी, पुराने वाले बैच में बुक में ये वाली एग्जाम्पल नोटेड नहीं होगी, ये लेटेस्ट ऐड हुई थी, मेघालय चादर जिसको हम बोलते हैं। देन नेशनल मार्केट विद इन इंडिया, विद इन इंडिया मतलब नेशनल बाउंड्रीज, जैसे हम कहते हैं हिंदी की बुक्स इंडिया में है, बाहर नहीं जाती, ठीक है, उसकी मार्केट सिर्फ नेशनल रहेगी। तो हिंदी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी बुक्स का आउटसाइड इंडिया कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर दैट इंटरनेशनल, इसमें हम प्रीशियस कमोडिटीज की बात करते हैं, तो आपको एक एक एग्जाम्पल हर एक मार्केट में याद करनी पड़ेगी। याद आता है? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये वही सप्लाई वाला टॉपिक है, एल्फ्रेड मार्शल ने हमें 4, मैंने कल प्रोडक्शन में भी बताया था कि 3 तरीके का, ये क्या हो गया अपने आप, क्यों? चलो, तो ये बीच बीच में ना हमारी टेक्निकलिटी भी चेक करता है कि कहीं हमें सिर्फ ये वाले नोट्स तो नहीं चलाने आते, आसपास की चीजें देखनी आती है, ये बीच बीच में ये चेक करता है, मल्टीटास्किंग होने पड़ता है हमें बड़ी बार। आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सो ये आपको टाइम पीरियड याद करने हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट, फ्यूचर। आई होप आपको ये दोनों मार्केट्स पता है। स्पॉट आज ही परचेज से, फॉरवर्ड फ्यूचर में होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जरूरी नहीं सिर्फ स्टॉक, एनी मार्केट जो किसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। अनरेगुलेटेड मार्केट जो किसी रूल के, संडे मार्केट है ना, जो किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलती है ना। चलो, तो यहां पे ना एक हाट बाजार, जैसे अभी आपने संडे मार्केट का नाम दिया ना, कहीं कहीं इनको हाट बाजार बोला जाता है। तो ये आपको नेम्स ना जो न्यूली इंसर्टेड हुए हैं ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार आईसीआई सिर्फ अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये भी हमें आता है, होलसेल होगा, रिटेल होगा, ठीक है। सो बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस, यहां पे रिटेल मार्केट में ये B2C होगा यार, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये B2C होगा, नॉट, दोनों B2B नहीं होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि होलसेलर से रिटेलर, ये तो बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू कंज्यूमर, रिटेल मार्केट से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाले पॉइंट में से, क्योंकि मार्केट्स में हमें देखा है काफी एमटीपी में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलो, अब हमारा मेन पॉइंट क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया? लेकिन हम नॉर्मली वो चेन नहीं ना लेते। तू जब बिजनेस स्टडीज में वो चेन करता होता था, तूने वहां पे कभी किया था ये? हम नॉर्मली क्या करते हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से होलसेलर के पास गया, होलसेलर के रिटेलर, और तूने कितनी बार कॉपी में किया कि रिटेलर टू रिटेलर, फिर रिटेलर 1 टू रिटेलर 2, फिर रिटेलर 2 टू रिटेलर 3, तूने कितनी बार किया ये? नहीं, 0 टाइम्स ना। तो मेरे पास ही क्यों ऐसी गलत एजम्पशंस लेके आता है? अगर ये हो गया तो नॉर्मल जनरली बात करो ना कि मैम रिटेलर टू कंज्यूमर जाएगा, कंज्यूमर तक कब पहुंचेगा बेटा सामान, है ना। और ये बात समझ, अगर इतने रिटेलर्स बीच में घुस जाएंगे तो कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे वो अपना, हम तो मर जाएंगे बेटा, है ना, उसमें उनको प्रॉफिट देते देते। चलो आ जाओ आगे। सो हमारे चैप्टर का मेन पार्ट, on the basis of competition, on the basis of number of sellers and buyers, on the basis of prices, बड़े सारे हैं तरीके। चलो यहाँ पे कंपटीशन लिखा जाता है। हम कहते हैं, अब ये हमारा मेन पार्ट है जो मुझे आपको लिखे बताना है। कंपटीशन के बेसिस पे देयर आर 2 मेन हेड्स, एक परफेक्ट, बोलो, एक इम्परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल हमें 12 फीचर्स करने होते हैं। हालांकि हम एक बात और भी बोलते थे कि परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी है, लेकिन हमें परफेक्ट कंपटीशन को समझना पड़ेगा इम्परफेक्ट समझने के लिए।
परफेक्ट कंपटीशन आपको बाजार में मिलेगा नहीं, लेकिन परफेक्ट हम समझ क्यों रहे हैं? ताकि इम्परफेक्शन समझ में आए। अगर परफेक्ट कंपटीशन के 12 फीचर्स में से कोई भी एक टूटा, मत है कौन करी जा रहा है ये, चलो कोई भी एक ब्रेक हुआ, मतलब 12 के 12 एंड में है, एंड का मतलब सभी कॉम्बिनेशन में है, एक भी टूटा तो वो इम्परफेक्शन के केस में चला जाएगा। ठीक है, इम्परफेक्ट में आपको 3 केसेस करने हैं, एक आपको मोनोपोली करना होता है, एक आपको मोनोपोलिस्टिक करना होता है, और इसमें सबसे खतरनाक और जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज ओलिगोपोली में से बनते हैं, है ना, क्योंकि दिस इज द न्यू मार्केट, अलग तरीके का बाजार है, तो इसमें से काफी सारे वो क्वेश्चन काटल कूटल को लेके बन जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन। यहां तक ऑल ओके? पक्का? चलिए परफेक्ट कंपटीशन पे चलो, मैं वही 12 फीचर्स एकदम से लिख दूंगी क्योंकि अब आपको मेन डिटेलिंग तो आती है। पहला पॉइंट जो हम मेन करते होते थे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़े सारे बायर्स हैं, बड़े सारे सेलर्स हैं, लेकिन मैंने ना आपको एक पॉइंट बोला था कि जब भी मैं कोई फीचर बोलूंगी उसका मुझे रिजल्ट बताना है। अगर एक बाजार में बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं तो इसका मतलब, चलो चलो चलो, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या इसकी इंप्लीकेशन क्या थी बताओ, याद करो। गलत गलत, लार्ज नंबर, चलो मैं इसका उल्टा बताती हूं, शायद याद आ जाए। सिंगल सेलर मैनी बायर्स, अब किसके हाथ में पावर होगी? अब बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ किसके पास है पावर? इसमें बताओ, इसमें किसके पास परफेक्ट कंपटीशन में, बायर के पास है पावर या सेलर के पास है? किसी के पास नहीं है। हम यहां पे यही बोलते होते थे, नो सिंगल बायर और सेलर कैन डोमिनेट द मार्केट। क्यों? क्यों? बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं, एक अकेला जना मार्केट को मूव कर ही नहीं सकता। ऐसे करके जब आप एक फीचर पढ़ते हो तो उसका रिजल्ट याद किया करो। अच्छा सेकंड, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, नो सिंगल बायर नो सिंगल सेलर कैन डोमिनेट द मार्केट, लेकिन एक मेन पॉइंट जिससे इसके बाकी सारे फीचर निकल के आते हैं, एंड दैट इज, और कई बार ना यहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या ये सब्स्टिट्यूट्स है? ना, बिल्कुल डिट्टो प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अगर एक सेलर एक्स बेच रहा है तो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट वाई नहीं बेच रहा, सभी एक्स ही बेच रहे हैं। इसमें मैं नॉर्मली, हालांकि चलो परफेक्ट कंपटीशन को तो कोई भी 12 फीचर पूरे नहीं करता, लेकिन चलो आसपास की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल मार्केट के हम एग्जांपल लेते होते थे, वो थोड़ी आसपास है इसके। ठीक है, क्यों? परफेक्ट कंपटीशन में बड़े सारे बायर सेलर होते हैं, सभी सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। अब यहां पे जो थर्ड पॉइंट निकल के आएगा, प्राइस का क्या होगा यहां पे, लेकिन क्योंकि पहले हमने फिक्स्ड प्राइस नहीं बोलना जयंत, हमने पहले ये देखना है प्राइस फिक्स कर कौन रहा है ना, तो हम यहां पे बोलते देयर आर मेनी सेलर्स, मतलब हम सभी सेलर्स हैं और हम सबके पास एक्स प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है हम सबके पास, मैं ज्यादा चार्ज करूंगी तुम कम चार्ज करोगे, आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। सो हमने यूनिटी बनाने की सोची। When all the firms that are selling similar product, that becomes an industry, and यहाँ पे industry is price maker, ये वाला पॉइंट याद आता है? इंडस्ट्री क्यों? सारे सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट है, इकट्ठे मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म्स की मजबूरी है,
मतलब जैसे हम सबने मिलके प्राइस डिसाइड की तो हम सबको प्राइस माननी ही पड़ेगी, हम प्राइस को मूव अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इट मींस अब यहां से निकला जयंत, क्या निकला? फिक्स्ड प्राइस वाला पॉइंट। देन जयंत का पॉइंट निकला, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे आप यहां पे, यहीं से मुझे बताएंगे आप लोग क्या कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है ही नहीं, फ्रीडम है। तो यहां पे हम कहते हैं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और चलो क्या बताना चाहोगे? चलो क्या फ्रीडम है? अच्छा, मैं कहा पता नहीं किसकी फ्रीडम। ओके, तो हाँ ये भी पॉइंट बहुत बढ़िया है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा पॉइंट जिससे आगे के हमारे पॉइंट्स भी बनेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में कोई किसी को रोक नहीं सकता कि तुम मेरे साथ का बिजनेस नहीं कर सकता, ना किसी को जाने से रोकेगा। अगर कोई दुकान बंद करके जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है पॉइंट। लेकिन हम यहां पे, चलो मैं लिखती हूं शायद थोड़ा याद आ जाए। फ्रीडम नहीं, नो इसमें नहीं आएगा अभी। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। वाह, फॉर्म भी गई, इंडस्ट्री भी गई, हमने मारी ताली, है ना? कौन बचा है बेटा बाजार में? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई आ सकता है कोई जा सकता है। कंप्लीट करो। नो नो नो, ऑफ फर्म्स, सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस। मेरे कान पक गए ऐसे आंसर सुनते सुनते, रहने दो, मैं अंदर ही धस जाऊंगी। तुम इसके आसपास भी नहीं थे कहीं पे, मतलब किसी ने थोड़ा बहुत तो ये बोला, इसीलिए मैंने बोला कि आई सरेंडर, है ना? इन लॉन्ग रन बच्चा, नई दुकान खोलनी है तो फिक्स्ड फैक्टर लगाना पड़ेगा। शॉर्ट रन में हो सकता है? नो, शॉर्ट रन में आप नया फिक्स्ड फैक्टर नहीं लगा सकते। ये लॉन्ग रन बहुत इंपॉर्टेंट है। It means freedom of entry and exit only in long run. If you want to enter and exit in short run, you may be willing to, but you can't. क्यों? नया कोई बिजनेस ओपन करना है तो क्या शॉर्ट रन में हो सकता है? नहीं। अब यहां से अगला पॉइंट बताओ मुझे क्या निकलेगा। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन लॉन्ग रन। अब यहां पे जो वो कल वाला पॉइंट था, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड लॉसेस, वो यहां पे अब लेके आना है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अब यहां पे हमने कुछ ऐसे किया था, बड़ी सारी फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं। चलो, सुपर नॉर्मल का मतलब इंप्लिसिट भी कवर हो गया, एक्सप्लिसिट भी कवर हो गया, उसके बाद भी जेब में पैसा बच गया, तो दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इसको देख के वो चली जाएगी, उसको रास्ता पता है, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, हाथ पकड़ के, छोड़ के आना है कहीं पे तो जयंत को क्यों पूछ रहा है? जयंत ने तो देखा भी नहीं, जयंत इकलौता था जो सिर्फ कंसेप्ट की तरफ देख रहा था, है ना जयंत? सच अ गुड बॉय, है ना? तो एक इधर एक इधर ऐसे हो रहा था। चलो, सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जैसे ही सारे दुकान वाले कमाएंगे तो आता जाता बंदा जेलस हो रहा है, यार ये दुकान पे तो बड़ा रश है ना? तो यहां पे एक नए बंदे की एंट्री होने के चांसेस हैं। सो यहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल शिफ्ट टू ऑन एंट्री, वाइस वर्सा। अगर सारी फर्म्स मिलकर लॉसेस कमा रही हैं तो
कोई ना कोई एक दो दुकानदार बेचारे थक के दुकान बंद कर देंगे एंड फिर वो, अच्छा ये जो एंट्री एग्जिट हो रही है ये हो कौन से टाइम पीरियड में रही है? हाँ, सो मतलब इन लॉन्ग रन, अगेन लिखूंगी इन लॉन्ग रन फर्म्स कैन अर्न ओनली प्रॉफिट्स, इन शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, क्योंकि शॉर्ट रन में बस नहीं ना चल रहा, सुपर नॉर्मल हो रहा है तो सुपर नॉर्मल ही चलेगा, लॉस है लॉस ही, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही चलेगा। यहां तक पॉइंट समझ में आते हैं? चलो 8th पॉइंट चलते हैं। कोई आपकी कंट्रीब्यूशन 8th पॉइंट में? नो कंट्रीब्यूशन मैम, है ना? हाँ जी, ओके, चलो वो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। सो इट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट। तो इन दोनों का ना रीजन एक ही है कि सारी फर्म्स की सेम प्राइस है, ठीक है? अगर एक बंदा अपनी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कोई एक्स्ट्रा सर्विस देता है, एडवर्टीजमेंट करता है, तो वो तो पहले ही नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अगर उसमें से भी और खर्चा करना शुरू हो गया तो वो तो लॉसेस में चला जाएगा, कस्टमर पे करने को तैयार नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता। एक और बड़ा बकवास सा पॉइंट था, अगर आपको याद आता है तो इसका कुछ लेना देना नहीं था, दैट इज मोबिलिटी ऑफ। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट मार्केट वो है, अच्छी मार्केट वो है, लेबर जहां जाना चाहे वो जा सकती है। रॉ मटेरियल, सॉरी जो रॉ मटेरियल है, हाँ ले सकते हो ये वाला भी, उसका प्राइस ज्यादा जहां मिलता है वहां बेच सकते हो। आपका कोई बॉन्ड नहीं साइन कि नहीं यार तूने मेरे अंडर ही काम करना है यहां पे। नेक्स्ट, तो यहां पे 2 पॉइंट्स जो रह गए हैं वो आपने दोनों ही बोल दिए हैं। एक तो पॉइंट यहां पे ये कि क्योंकि यहां पे सारे प्रोडक्ट सेम है तो कंज्यूमर को कोई भी यहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनको हमेशा हर प्रोडक्ट की, अच्छा परफेक्ट नॉलेज का मतलब उनको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है। अच्छा क्यों नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते? क्योंकि सारे सेम प्रोडक्ट तो बेच रहे हो, है ना? एंड द लास्ट, यहां पे जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली, एंड दिस इज दिस पॉइंट इनफाइनाइट वाला, प्राइस रिमेन्स टू बी कांस्टेंट ना, तो ये देखो प्राइस रिमेन्स टू बी कांस्टेंट, क्वांटिटी जितनी मर्जी बदल दो, इज दैट ओके? दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, हो जाएगा। अच्छा चलो मैं यहीं पे ना कुछ क्वेश्चन बैंक की चीजें डिस्कस कर लूं। आपको याद होगा जब हमने ना इसके क्वेश्चन बैंक डिस्कस किए थे इन एनी बैच, है ना, तो आपके ज्यादातर जो मेरे को डाउट्स आते थे दैट वाज रिलेटेड टू मिल्क, व्हीट, स्टॉक मार्केट, ये वाले डाउट्स आते थे। लेकिन ना उस टाइम पे मैं हमेशा एक चीज बोलती होती थी कि प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, इनमें से कोई भी एग्जैक्ट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं जाता। हर क्वेश्चन में एक बात लिखी है, मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, मतलब चारों ऑप्शन में से वैसे तो कोई मेल नहीं खाता, बट बताओ कौन सी ऐसी एक एग्जाम्पल है जो परफेक्ट कंपटीशन के थोड़े पास ज्यादा है, जिसमें हम मिल्क लेते हैं, ये आपको एज इट इज देखना है, मिल्क ले लो, व्हीट ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, ठीक है? ये वाली 3-4 एग्जाम्पल्स बार बार हर क्वेश्चन में पूछी गई है, बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन बैंक करते हुए डिस्कस किए थे। ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। एंड द सेकंड एंड अ वेरी इजी पॉइंट, मोनोपोली। तो इसमें तो जो इसका पहला फीचर है ना उसने सारी कहानी बदल दी। तो यहां पे जो इसका सबसे पहला फीचर रहता है दैट इज योर सिंगल सेलर, बच्चा, है ना? अच्छा सिंगल सेलर का यहां पे बायर्स बहुत सारे हैं। सिंगल सेलर का मतलब सेलर कैन डोमिनेट द मार्केट, इसका मतलब सेलर के पास, सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइस। अच्छा एक बात यहीं पे बता दो, चलो सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइस, इट मींस वो अपनी मर्जी से प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है, नीड नॉट टू आस्क एनीवन। तो यहां पे प्राइस का ये एक और फीचर होता था
तो उस फीचर का नाम क्या है? देख के नहीं बोलना, फिर क्या फायदा। प्राइस से ही शुरू होता है, चलो हाँ देखो देखो, है ना, तो आधा 50% मैं वहां पे क्वेश्चन करूंगी, 50% तुम करना, तो क्या, यस मैम, एंड दैट फुल्ली आप कर दो मैम, है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा बताओ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, ओए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बताइए आप मेरे को, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन करना प्राइस में, है ना। इतना जी करदा ना कि मैं एक एक मुक्का मार ही दवा। सो प्राइस, हाँ जी चलो, या तो कोई बोलता नहीं, या इन्ना बोल दो कि मैंने कुछ समझ ही नहीं आता कि कोई बोल की रहे हो। यार बैलेंस करके रखा करो। अच्छा वाह, ए कुछ और ही ट्रैक पे चला गया फिर। मुझे नहीं सुनना, मैं बताऊंगी ना ना, मैं बताऊंगी ना, मुझे नहीं सुनना। पता नहीं क्या क्या बीच में बोली जा रहे हो। हमने यहाँ पे ये बोलना होता है, सुन लो, एक सिंपल सी लाइन में ये खत्म करना है, जिसकी जितनी परचेजिंग पावर उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज होती है। अमीरों से ज्यादा प्राइस चार्ज होती है, गरीबों से थोड़ी कम होती है। वो याद है, पता नहीं अब मैंने किस किस बैच में दी है, वो डॉक्टर की विंडो, है ना, डॉक्टर की विंडो, और उसमें से वो देखता है कि बंदा बड़ी गाड़ी में आ रहा है, छोटी गाड़ी में आ रहा है, ई रिक्शा पे आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेस लेता है ना। सो इन दिस केस इट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा यहां पे चलो, वैसे वो हम अगले चैप्टर में बात कर लेंगे, यहां पे इतना बहुत है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। चलो अगला फीचर, चलो मेरा अगला पॉइंट यहीं पे सुनते चलना है। अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है और वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, एलओडी तुम्हारी तरफ से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? दोबारा क्वेश्चन कईयों के ऊपर से निकल गया, ठीक है। सो मैं तो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती हूं, ठीक है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। क्या तुम्हें भी मैं फोर्स कर सकती हूं कि ज्यादा प्राइस पे आके क्वांटिटी खरीदो? क्या एलओडी की वायलेशन होगी यहां पे, या एलओडी लगेगा? नकुल क्या बोला आपने? आपने बोला वायलेशन होगी, आपने यस बोला। वाह, अपने अकॉर्डिंग कैसे बात को बदलना है। मैंने बोला वायलेशन होगी, देन ही सेड यस। अब बाकी का पॉइंट मन में ही खा गया। हाँ मैंने तेरे मुंह से यस सुनी। सो एलओडी की वायलेशन नहीं होगी। ओके, आई कैन चार्ज हाई प्राइस, आपको थोड़ी फोर्स करूंगी कि हाई प्राइस पे आके खरीदो। बायर की तरफ से तो एलओडी लगेगा, ठीक है। अगर मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगी देन मैं क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, तब क्वांटिटी कम बिकेगी मेरी, क्योंकि तुम नहीं खरीदोगे। चलो एक और पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कईयों के दिमाग में बात आती है, मैम मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, कोई और तो है ही नहीं यहां बेचने वाला, तो हमें खरीदना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था फिर इस पॉइंट में? कुछ याद करो, मेरा क्वेश्चन सुन लो। मैंने बोला मैं हाई प्राइस चार्ज कर रही हूं, तुम नहीं खरीदोगे। हाँ, एसेंशियल गुड्स में कभी भी मोनोपोली होगी नहीं। अगर होगी तो किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी, और वो कभी भी हाई प्राइस चार्ज नहीं करेगा। तो जो तुम ये मोनोपोली का सीन कर रहे हो, दिस इज इन द केस ऑफ लग्जरीज। तो उस केस में इफ आई एम चार्जिंग हाई प्राइस, किसी ने नहीं बोला कि हाँ तुम आके खरीदो, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो। बट इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज क्वांटिटी, मतलब मान लो मेरा मुद्दा इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो मुझे प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। इट मींस क्या? एलओडी अप्लाई करेगा, यस। अगर मुझे क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो क्या मुझे प्राइस डाउन करनी पड़ेगी? सो यहां पे डिमांड कर्व इज क्या है? डाउनवर्ड। यहीं पे बताना जरा, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इलास्टिसिटी कैसी रहेगी?
हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हम स्टीपर कर्व बनाते हैं इसका कुछ ऐसे। अगला चलिए, पांचवा, बैरियर्स टू एंट्री, देयर इज नो फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। बैरियर्स टू एंट्री कैसे? बैरियर्स टू एंट्री कैसे? कार्टेल, अभी बताती हूं ये कार्टेल का मतलब क्या होता है। कार्टेल हो गया, पेटेंट ले लो, कॉपीराइट्स ले लो, आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है जिसमें मैं आपको यूएई की एग्जांपल देती होती हूँ, उनको पेटेंट कॉपीराइट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली ऑयल उनके पास चला गया है, ठीक है, तो उनको मोनोपोली करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। बैरियर्स टू एंट्री है, नो वन कैन एंटर, नो वन कैन एग्जिट। सिक्स्थ, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री है तो लॉन्ग रन में ये क्या कमा सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कोई शेयर करने के लिए नहीं आएगा। मेन ये पॉइंट्स हैं, देखना कौन सा रह गया है, 7 थे मेरे अकॉर्डिंग। ओके, वो तो चलो ठीक है। यहां पे अच्छा एक और भी लिख सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, एंड यहां पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि एक ही जन है ना। मतलब क्या दूर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? क्लोज नहीं है, दूर का हो सकता है, यस हो सकता है। बस मोनोपोली के ये पॉइंट्स है। इज दैट ओके? ऑल पॉइंट्स आर ओके? चलिए, सो नेक्स्ट कम्स मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? दिस इज इन द मिडल ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दोनों के बीच में आता है ये। दोनों के फीचर्स थोड़े थोड़े लेता है, लेकिन इसमें पहले ही फीचर में सारा फर्क पड़ जाना है, ठीक है, वो सेम आता है, लेकिन मैं यहां पे कुछ लिखूंगी, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सॉरी, कार्टेल बताना रह गया बेटा, सॉरी, पहले कार्टेल को सुन लो कि कार्टेल होता क्या है। ओलिगोपोली से कार्टेल बनता है, पहले तो ये समझना। मोनोपोली में कार्टेल नहीं बनता। ओलिगोपोली मींस देयर आर फ्यू फर्म्स एंड सभी की सभी लार्ज लेवल पे काम कर रही हैं, 2 से लेके 10 तक हो सकती हैं, ज्यादा नहीं, तो सभी बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। अब वो चाहती है कि कोई और एंटर ना करे, सो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। ओलिगोपोली में ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप को कार्टेल बोलोगे, वो कार्टेल मोनोपोली की शेप लेगा। इट्स नॉट मोनोपोली में कार्टेल बनेगा, मोनोपोली में तो है ही सिंगल, सिंगल बंदा ग्रुप कैसे बनाएगा? सोचो, ग्रुप बनता किसमें? ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में ग्रुप बन गया और वो ग्रुप की मोनोपोली हो गई, मतलब ओलिगोपोली कैन टेक शेप ऑफ मोनोपोली। कार्टेल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन मोनोपोली, कार्टेल्स आर फॉर्म्ड इन ओलिगोपोली। ये पॉइंट था। वैसे कार्टेल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, किसी और को एंट्री होने से रोकने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट रह गया था। तो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers, but then what's the difference between perfect competition and this? Then what's the difference? यहां पे sellers जो हैं they are more than monopoly, not buyers, and less than, yes, PC, it's not Priyanka Chopra, ओके ओके। तो यहां पे इट इज परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कम, मोनोपोली से ज्यादा, ये हो गया। चलिए ओए, सेकंड पॉइंट जिससे आपके बाकी के पॉइंट्स बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो गया। यहां पे मेन पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये अलग हो गया परफेक्ट कंपटीशन से। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? कि जितने सेलर्स बाजार में बैठे हैं ना, सबका प्रोडक्ट अलग होगा, और जितने बाजार में अभी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं सभी मोनोपोलिस्टिक है। टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आपकी रूटीन की आइटम, इट कुड बी सोप, पेस्ट, टूथब्रश, ठीक है, एनीथिंग, ऑल। कुछ और बोल रहे हैं?
देन यहां पे दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट सबका अलग है, क्या यहां पे इंडस्ट्री प्राइस बनाएगी या सब अपना अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? मतलब जितने सेलर्स हैं क्या वो यूनाइट करके एक प्राइस डिसाइड करेंगे, क्या सबका अलग अलग प्राइस होगा? यूनाइट करेंगे, मुक्का मार अपने मुंह पे। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट बता, सबका प्रोडक्ट अलग है तो सब एक दूसरे को क्यों बोलेंगे कि चल ठीक है हम प्राइस एक ही डिसाइड करते हैं? कोई कॉमन सेंस यूज कर। तो यहां पे जितने यहां पे सेलर्स बैठे हैं सबका प्रोडक्ट डिफरेंट है, हम में तो उल्टा स्टिफ कंपटीशन है। स्टिफ कंपटीशन का मतलब हम हर बंदा यहां पे बायर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, क्यों यूनाइट करेंगे हम? तो यहां पे बताओ फिर क्या होगा? कंट्रोल ओवर प्राइस है, तो मैं पहले ये पूछ रही हूं कंट्रोल ओवर प्राइस है, क्या वो अपने प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या फुल कंट्रोल ओवर प्राइस है? अब बोलो पार्शियल। अब क्यों पार्शियल लिमिटेड? क्यों? क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपना प्राइस रखना पड़ेगा। सो थर्ड फीचर क्या निकला? पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। ओके, आगे चलो। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस तो नॉर्मली वैसे तो प्राइस सेम रहती है, तो इसमें ना हम नॉर्मली एक पॉइंट करते होते थे, वो दोनों पे लगता है, इट इज नॉन प्राइस। याद है ये वाला पॉइंट? एक जना 20 रुपए चार्ज कर रहा है किसी प्रोडक्ट के, तो दूसरा भी 20 ही करेगा, फिर कस्टमर कैसे आएगा? बाय वन गेट वन। ठीक है, पेटीएम के ऊपर 20 रुपए कैशबैक मिलेगा। ठीक है, स्क्रैच करो ये वो, ऐसे दीज आर नॉन प्राइस कंपटीशन। लिव एंड लेट लिव पॉलिसी जिसको हम बोलते थे, जियो और जीने दो वाली। ठीक है, देन अगला चलिए, डिमांड कर्व कैसा होगा इसका भी? क्या एलओडी अप्लाई करेगा? इसमें तो करेगा ही करेगा भाई, इसमें तो प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी मिनट में नीचे जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और वो भी फ्लैटर है। फ्लैटर क्यों है? क्योंकि चेंजेस बहुत बड़े हैं। सो ये कुछ ऐसे जाएगा। अगला पॉइंट, यहां पे एंट्री एंड एग्जिट का फ्रीडम है अगेन, और जहां जहां एंट्री और एग्जिट का फ्रीडम होगा ना लॉन्ग रन में, ऑब्वियसली वहां पे इन लॉन्ग रन सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सी, तुम भी मेरे साथ बोलते रहो जो मैं बोलूं, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होंगे। क्यों? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल में, लॉसेस शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि एंट्री एग्जिट है। कंपटीशन का लेवल बहुत स्टिफ है। दिस इज ऑल अबाउट मोनोपोलिस्टिक। ऑल ओके? मेन जो हमने अब कवर करना है दैट इज योर ओलिगोपोली, एंड ये बिचारी सबसे फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई रिजिडिटी है ही नहीं बिचारी में। कहते हैं ओलिगोपोली में सबसे पहले तो आपको जो याद करना है, दीज आर द टाइप्स, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। जनवरी 25 वाले देख लेना, थोड़ा सा चेंज हुआ था। पहली वाली कैटेगरी डुओपोली होगी आपके पास, वो कट गई है। ठीक है, सो डुओपोली वाला केस कवर्ड नहीं है, जिसमें हम दो फर्म्स वाला लेते होते थे, वो काट देना। ये पूछा जाता है परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली में आपको सिर्फ क्या याद करना है? अगर सारी, अच्छा पहले ओलिगोपोली का मतलब समझ में आता है क्या होता है? देयर आर फ्यू फर्म्स बट सारी की सारी बड़ी। अच्छा, ये सेम प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं, अलग भी, एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये कॉपरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी, तो उनके बेसिस पे नाम है। अगर सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका नाम प्योर और परफेक्ट है, अगर डिफरेंशिएटेड बेच रहा है तो इम्परफेक्ट है। अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ना, कोऑपरेट फॉर व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी, कि बता क्या प्राइस रखें, इतनी क्वांटिटी बेच लेते हैं, चलो यूनाइट करते हैं, तो उसको हम कोल्यूसिव बोलते हैं। अगर कोऑपरेट नहीं करते, कंपीट करते हैं, तो नॉन कोल्यूसिव। नेक्स्ट, अगर एंट्री हो सकती है तो ओपन,
अगर एंट्री नहीं हो सकती तो क्लोज। अच्छा, मेन, पार्शियल और फुल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पॉइंट पे आते हैं। इसमें मैं आपको अब क्या बताती होती थी, पार्शियल और फुल ओलिगोपोली में अगर तो सारी फर्म्स जो ओलिगोपोली में दे आर ऑफ सेम साइज, नो वन इज लीडर, है ना, तो वो फुल ओलिगोपोली है। फुल ओलिगोपोली का मतलब सबके पास कंट्रोल है। पार्शियल कब होता है, जब एक फर्म लीडर होती है और वो बाकियों को बोलती है जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। पुरानी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस पार्शियल और फुल ओलिगोपोली बनेगा। पार्शियल कब बनता है, आधा अधूरा कंट्रोल है क्योंकि एक लीडर हो गया। फुल ओलिगोपोली कब होगा, जब सबके पास कंट्रोल जाएगा। बात समझ में आती है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। सिंडिकेटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड। बेटा ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंडिकेटेड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड में कुछ ना कुछ सेंट्रल एसोसिएशन होती है। देखो दो चीजें होती हैं कि हमारी आपस में वर्बली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हमने बोला, मैंने आपको बोला ओके बेटा ये करके आना, मैं कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रही हूं इस चीज के ऊपर, ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि आई नो कि हाँ ठीक है तुम कर लोगे। दैट इज योर सिंडिकेटेड। मतलब ओके जितने सेलर्स हैं वो एक टर्म्स पे आए प्राइस और आउटपुट को लेकर, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, वर्बली है, सब एक दूसरे को पता है कि हाँ यार ये धोखा नहीं देगा मेरे को। दूसरा, सेंटर ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, अब नाम ही बोल रहा है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड में हम क्या कहते हैं कि इफ हम सेलर्स हैं और हम किसी प्राइस और आउटपुट को लेके किसी टर्म्स पे में एक पॉइंट पे बोल रहे हैं तो वो हमें कोई सेंट्रल या कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। दिस इज दैट। एंड नॉर्मली मैं सिंडिकेटेड में एग्जांपल ना अमेजोन की देती होती हूँ, ठीक है। अमेजोन पे देखो मल्टीपल सेलर्स हैं, है ना, और वहां पे जितने सेलर हैं वो छोटे लेवल पे तो काम कर नहीं रहे होंगे, ऑल आर ऑन बिग स्केल, एंड उनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, एक सेलर दूसरे सेलर को जानता भी नहीं है, बट दे एग्रीड टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ दूसरे को डिमीन नहीं करना, दूसरे के बारे में गलत नहीं करना, जो जितने का बेचना चाह रहा है बेचने दो, वो ये पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज्ड में बोले तो उसमें एक फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। यहां तक बात समझ में आती है? आइए कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ मार्केट, एंड दिस इज योर पहला पॉइंट। यहां पे फ्यू फर्म्स हैं लेकिन सभी लार्ज है। अच्छा, जब मैंने बोल दिया ना फ्यू फर्म्स हैं लेकिन सभी लार्ज है, मतलब एवरी सेलर हैज द पावर टू चेंज द मार्केट। एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके अकॉर्डिंग ओलिगोपोली बनता था, यहां पे नो डिमांड कर्व है। अब ये बताती हूं मैं आपको कि यहां पे होता क्या है, नो डिमांड कर्व, एंड तीसरा यहां पे प्राइस एंड आउटपुट भी नहीं निकल के आती, और यहां पे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हाई इंटर डिपेंडेंस। अब ये दोनों पॉइंट्स के लिए एक पॉइंट समझ लो। इसमें हमने क्या पॉइंट किया हुआ कि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो किंक्ड होता है, याद आ रहा है? किंक्ड का मतलब एक ही प्राइस रखेंगे, इसको मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहले ये मूव करके देखा हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ था। हुआ क्या, ये ए फॉर्म है, अब मान लो ए एंड बी दोनों ने 10-10 प्राइस रखी थी। अब यहां पे ए कहता, क्योंकि हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए कहता कि चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं प्राइस को गिरा के 5 करता हूं, बिकॉज ही थिंक्स कि एलओडी लगेगा। अगर मैं प्राइस को गिराऊंगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। पता है दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने 4 कर दिया। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके कंज्यूमर इधर आने के चांस थे वो नहीं आए, एंड एलओडी अप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हम यहां पे और बात करें कि अगर आप प्राइजेस को कम करते हो, अगर आप प्राइजेस को कम करते हो तो डिमांड अगर बढ़ेगी भी, मान लो 10 से 5 की, और किसी कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा भी दी, तो वो कोई जबरदस्त क्वांटिटी में नहीं बढ़ाएगा, थोड़ी सी बढ़ाएगा।
इट मीन्स प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ी तो सही लेकिन बहुत थोड़ी। इलास्टिसिटी इज लेस नीचे वाले पार्ट पे। लेकिन अब मान लो इसी को देखते हुए 10-10, ए कहता आजा अब तेरे को मजा सिखाता हूं, ए कहता है ऐसा करता हूं अब 15 करता हूं, ये भी 15 करेगा, ए कहता ना मैं नहीं करता तू करी जा। अब देखो क्या हो गया, 10 से 15 हो गई। अब बताओ क्या होगा, क्या यहां पे क्वांटिटी डाउन होगी और बहुत ज्यादा होगी। मतलब कुछ पार्ट ऑफ डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है एंड कुछ पार्ट पे कम है, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कब ज्यादा हो जाएगी कब कम हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट है। बिहेवियर नहीं ना पता सामने वाला बंदा क्या करेगा, हो सकता है दूसरा कम कर दे और बहुत ज्यादा कम कर दे, या दूसरा बढ़ाए ही ना, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि दूसरा सेलर भी बहुत बड़ा है और मार्केट को हिला सकता है। इसीलिए ए ने ये सबसे क्या सीखा, ए कहता मुझे प्राइस को चेंज करना ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इस प्राइस को आप क्या बोलते होते हो, प्राइस रिजिडिटी। रिजिड रहेंगे हम इस प्राइस के ऊपर, नो डिमांड कर्व, मुझे नहीं डिटरमिन करना, गड़बड़ हो जाती है, इलास्टिसिटी का पता ही नहीं। उसके बाद वही कार्टेल्स वाला पॉइंट है एक। कार्टेल्स में हमने क्या बोला था कि यार वो ग्रुप बना लेते हैं ओलिगोपोली बिकॉज दे डोंट वांट एनीवन एल्स टू एंटर। और आगे यहां पे भी ज्यादातर वो आपस में कोऑपरेट कर लेते हैं कि चलो नहीं लड़ते यार, तू प्राइस कम करेगा मुझे भी करना पड़ेगा, तू प्राइस बढ़ाएगा मैं बढ़ाऊंगा नहीं, तो क्या फायदा इन चीजों का। यहां पे भी हम कौन से कंपटीशन के ऊपर चलते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर है नहीं। आप बोल सकते हो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, सेम भी हो सकता है, ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। ये लो देखो ये वाला पॉइंट ओके है, स्मॉल नंबर ऑफ, हाई डिग्री ऑफ, डिफिकल्ट टू ट्रेस। हाँ क्यों नहीं ट्रेस कर सकते, क्योंकि दूसरे बंदे का सामने वाले का पता ही नहीं है। देन क्या फॉर्म होता है यहां पे, कार्टेल। नॉन प्राइस, सेलिंग कॉस्ट यहां पे बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा लगती है यहां पे सेलिंग कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आपको कस्टमर को खींचना है अपनी तरह। एंड द लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट कुड बी होमोजीनियस और इट कुड बी। कुछ अदर मार्केट फॉर्म्स थी आपकी इसी चैप्टर में, ये 1-1 लाइन में आपको देखनी थी। मोनोप्सोनी सिंगल बायर, ओलिगोपसोनी स्मॉल नंबर ऑफ, मतलब इट इज ऑपोजिट टू ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स है, ओलिगोपसोनी में स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स है। बायलेटरल में सेलर भी एक बायर भी एक। ये हो गया आपका मार्केट का चैप्टर। और कल हम चैप्टर 4 करेंगे। आपने घर से ये एक बार देख के आना कि इसके कर्व समझ में नहीं आएंगे वरना, ये ध्यान रखना। इज दैट ओके? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।